सुंदरनगर के बाहरी इलाके में, जहां शहर का शोर खत्म होता था और गांव की सीमाएं शुरू होती थीं, वहां एक पुराना ईंटों का बना मकान खड़ा था। यह मकान कभी अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसकी दीवारें वैसी ही जर्जर हो चुकी थीं, जैसे इसके भीतर रहने वाले रामदीन और सावित्री देवी के मन। समय की मार ने न केवल ईंटों का प्लास्टर उखाड़ दिया था, बल्कि उन दोनों बुजुर्गों के जीवन से सुख का रंग भी उड़ा दिया था। रामदीन, जिनकी उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी, कभी इस इलाके के सम्मानित किसान हुआ करते थे। उनकी पीठ अब झुक गई थी, शायद उम्र से ज्यादा उस बोझ से जो उन्होंने अपने बड़े बेटे विक्रम की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाया था। सावित्री देवी, जो कभी पूरे घर को अपनी आवाज और हंसी से भरकर रखती थी, अब केवल एक परछाई बनकर रह गई थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद का जाला तो था ही, लेकिन उससे गहरा जाला उस भ्रम का था जो अब टूट चुका था। यह भ्रम कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कहानी की शुरुआत उस मनहूस रविवार की सुबह से होती है। रविवार का दिन जो दुनिया के लिए छुट्टी और आराम का दिन होता है, लेकिन रामदीन और सावित्री के लिए यह दिन किसी परीक्षा से कम नहीं होता था। यह वो दिन था जब उनका बड़ा बेटा विक्रम अपने शहर वाले आलीशान फ्लैट को छोड़कर फॉर्मेलिटी के लिए गांव आता था। विक्रम प्रताप सिंह, नाम में जितना वजन था, व्यक्तित्व में उतना ही खोखलापन। वो शहर में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, या कम से कम वो यही दावा करता था। लेकिन उसकी असली पहचान अब कुछ और बन चुकी थी। पिछले 2 सालों से वो धर्म और भक्ति के एक ऐसे लबादे को उड़े हुए था, जिसके नीचे उसका असली दानव छिपा बैठा था। वो खुद को महाकाल और खाटू श्याम बाबा का अनन्य भक्त बताता था। उसकी कलाई में लाल पीले धागे, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर बड़ा सा तिलक, ये सब उसके नए व्यक्तित्व का हिस्सा थे। लेकिन विडंबना यह थी कि जिस धर्म का वो ढिंडोरा पीटता था, उसका पहला अध्याय माता पिता की सेवा उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। घर के आंगन में बैठे नीम के पेड़ के नीचे बैठे रामदीन अपनी लाठी को एक टक देख रहे थे। अंदर रसोई से बर्तनों की खनक आ रही थी, जहां सावित्री देवी अपने कांपते हाथों से विक्रम की पसंद के आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। छोटा बेटा रोहित, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और घर की जिम्मेदारियों के बीच पिस रहा था, चुपचाप अपनी किताबों में सिर खपाए बैठा था। उसे पता था कि आज भैया आने वाले हैं और घर का माहौल बिगड़ने वाला है। दोपहर के करीब 12 बजे गली के कुत्तों के भौंकने और एक तेज हॉर्न की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह विक्रम के आने का संकेत था। एक विशाल सफेद रंग की एसयूवी घर के कच्चे पक्के गेट के सामने आकर रुकी। गाड़ी के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, महाकाल के दीवाने और राजपूताना। कांच पर देवताओं के स्टिकर लगे थे, जो शायद अंदर बैठे इंसान के पापों को ढकने की कोशिश कर रहे थे। यह गाड़ी, यही वो जड़ थी जिसने इस परिवार की शांति को दीमक की तरह चाट लिया था। 3 साल पहले विक्रम ने जिद की थी कि उसे समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए। रामदीन ने मना किया था, समझाया था कि अभी रोहित की पढ़ाई बाकी है, घर की मरम्मत करानी है। लेकिन विक्रम ने वही ब्रह्मास्त्र चलाया जो हर कलयुगी संतान चलाती है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। उस एक वाक्य ने रामदीन के पिता वाले अहंकार को नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को छलनी कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा, करीब 30% बेच दिया गया। वो जमीन जो रामदीन के पूर्वजों की निशानी थी, अब एक लोहे के ढांचे में बदल गई थी, जिसे विक्रम मेरी गाड़ी कहता था। विडंबना देखिए, जिस पिता के पैसों से वो गाड़ी आई थी, उसी पिता को उस गाड़ी में बैठने का हक तब तक नहीं था जब तक विक्रम की अनुमति ना हो। गाड़ी से उतरते ही विक्रम ने अपने महंगे धूप के चश्मे को माथे पर चढ़ाया। उसने न तो पिता के पैर छुए, न मां से हालचाल पूछा। उसकी पहली नजर गाड़ी के टायर पर लगी थोड़ी सी धूल पर गई। उसने जोर से आवाज लगाई, रोहित, पानी की बाल्टी और कपड़ा ला, और बाबूजी कहां हैं? रामदीन, जो लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आ रहे थे, बेटे की आवाज सुनकर सहम गए। एक पिता का अपने ही बेटे से डरना सृष्टि के सबसे बड़े दुखों में से एक है। आ गया बेटा, रामदीन ने कमजोर आवाज में कहा। विक्रम ने उन्हें घूर कर देखा। बाबूजी, आपको कितनी बार कहा है कि जब मैं आऊं तो गेट पहले से खोल कर रखा करो। मुझे बाहर हॉर्न बजाना पसंद नहीं है। और ये क्या हाल बना रखा है? वो कोने में कबाड़ क्यों पड़ा है? मेरे दोस्त आने वाले हैं शाम को, नाक कटवाओगे क्या मेरी? सावित्री देवी पल्लू से हाथ पोंछते हुए रसोई से बाहर आईं। उनके चेहरे पर एक डरी हुई मुस्कान थी। आ गया लल्ला, चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए। अरे बस करो मां, विक्रम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका।
तुम्हें बस खाने की पड़ी रहती है। जरा देखो अपनी हालत, कैसी साड़ी पहनी है, और ये घर बदबू आती है यहां से, सीलन की, बुढ़ापे की और तुम्हारी दवाइयों की। शब्द सीधे रामदीन और सावित्री के दिल में चुभे। लेकिन आदत बड़ी खराब चीज होती है, इंसान अपमान का भी आदी हो जाता है। विक्रम ने सोफे पर पसरते हुए अपना फोन निकाला और रील्स देखने लगा, जिसमें भक्ति गीतों पर लोग नाच रहे थे। रोहित चुपचाप पानी का गिलास लेकर आया। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। ठीक चल रही है भैया, रोहित ने धीमे स्वर में कहा। बस ठीक ही चलाना, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना। बाबूजी ने सारी जमीन तो वैसे ही बेच दी, अब जो बची कुची है वो तेरी फीस में जा रही है। साला मैं कमाऊं और तुम सब ऐश करो। ये झूठ था, सफेद झूठ। विक्रम घर के खर्च के लिए महीने में बमुश्किल 2-4 हजार रुपए फेंक कर जाता था, जैसे किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। घर का खर्च अब भी रामदीन की बची कुची पेंशन और छोटी मोटी खेती से चलता था। लेकिन विक्रम का नैरेटिव यही था कि वो इस घर का अन्नदाता है। थोड़ी देर बाद विक्रम बाहर निकला। उसकी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी। उसे लगा कि पिछले मडगार्ड पर थोड़ी धूल है। बाबूजी, उसने फिर आवाज दी। रामदीन लपक कर आए। क्या हुआ बेटा? ये क्या है? विक्रम ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। मैं इतनी महंगी गाड़ी लेकर आता हूं, लोग देखते हैं, और तुम लोग इसकी हिफाजत भी नहीं कर सकते। यहां धूल जमी है। रामदीन ने अपनी धोती का छोर उठाया और उसे साफ करने के लिए आगे बढ़े। अरे धोती से रगड़ोगे तो स्क्रैच आ जाएगा, विक्रम चिल्लाया। जाओ, बाल्टी और वो पीला वाला माइक्रोफाइबर कपड़ा लेकर आओ और शैम्पू लगाकर साफ करो इसे। जरा कल्पना कीजिए, 72 साल का एक बुजुर्ग पिता, कांपते हाथ, और वो उस गाड़ी को धोने के लिए बाल्टी भर रहा है जो उसने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी थी। रामदीन झुके और गाड़ी के पहियों को साफ करने लगे। विक्रम पास ही कुर्सी डालकर बैठ गया, फोन पर किसी दोस्त से बात करते हुए। हाँ भाई, बस निकलेंगे शाम को दर्शन के लिए। अरे बाबा की कृपा है, जय महाकाल। पड़ोस की छत से कुछ लोग देख रहे थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। देखो, कलयुग इसी को कहते हैं। बाप ने राजा बनाया और बेटा बाप को नौकर समझ रहा है। लेकिन विक्रम को समाज की शर्म नहीं थी, उसे सिर्फ अपनी झूठी शान की फिक्र थी। गाड़ी चमक गई थी। रामदीन की कमर में असहनीय दर्द था, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। दोपहर का खाना लगा। विक्रम ने खाने में 100 नुक्स निकाले। नमक कम है, घी ज्यादा है, दही खट्टा है। सावित्री देवी चुपचाप सुनती रहीं, बस यही सोचकर कि बेटा हफ्ते में एक बार तो आता है, खा ले तो तसल्ली हो। खाना खाने के बाद विक्रम का मूड थोड़ा ठीक हुआ। वो अपने कॉलेज के दिनों की बातें बताने लगा, कैसे उसके दोस्त अब बड़े बड़े पदों पर हैं। बातों बातों में उसने जिक्र किया कि उसका कॉलेज रियूनियन होने वाला है और वो वहां अपनी गाड़ी से जाएगा। सावित्री देवी के मन में एक दबी हुई इच्छा जाग उठी। उन्होंने संकोच करते हुए पूछा, बेटा, हमने तो कभी तेरा कॉलेज देखा नहीं। तू इतना बड़ा आदमी बन गया, शहर में रहता है, क्या कभी हम भी तेरे साथ चल सकते हैं? बस बाहर से देख लेते कि हमारा लल्ला कहां पड़ा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अपनी मां की तरफ ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई गंदी गाली दे दी हो। फिर वो जोर से हंसा, एक क्रूर व्यंग्यात्मक हंसी। तुम मेरे साथ मेरे कॉलेज? उसने शब्दों को चबाते हुए कहा। मां, तुम अपनी शक्ल देखती हो शीशे में, और बाबूजी को देखो, गंवारी देहाती लगते हो तुम लोग। तो मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाऊंगा तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि विक्रम का स्टैंडर्ड ये है? सावित्री की आंखों में पानी भर आया। बेटा, हम तो बस ड्रामा मत करो। विक्रम ने बात काटी। अगर तुम्हें कॉलेज जाना ही है ना, तो वहां चपरासी और जमादारों की वैकेंसी निकलती रहती है, झाड़ू पोछा करने के लिए। कहो तो बात करूं? शायद प्रिंसिपल को तरस आ जाए और बुढ़ापे में तुम्हें नौकरी दे दे। फ्री का खाना भी मिल जाएगा मेस से। रोहित से रहा नहीं गया, वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मां है वो आपकी। तो चुप बैठ, विक्रम ने उसे डांटा। बड़ा आया मां का वकील, जब कमाएगा ना तब बोलना। अभी मेरे टुकड़ों पर पल रहा है तो जुबान काबू में रख। रामदीन ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया। वे जानते थे कि बहस करने का अंजाम और बुरा होगा। उस दिन उस मां का कलेजा फट गया जिसने इस बेटे को 9 महीने कोख में रखा था। उसे आज पता चला कि उसका बेटा उसे झाड़ू लगाने वाली से ज्यादा कुछ नहीं समझता। शाम होते होते विक्रम के शहर वाले 4-5 दोस्त आ गए। ये सभी उसी की तरह थे, दिखावे के भक्त और कर्मों के पापी। सबकी गाड़ियों पर बड़े बड़े झंडे लगे थे, गले में मोटी चैनें थी। घर के बाहर गाड़ियों का मेला लग गया। विक्रम ने अपने दोस्तों का स्वागत ऐसे किया जैसे वो किसी राजमहल का राजकुमार हो। आओ भाई लोग।
जय भोले की, जय श्री राम नारों से घर गूंज उठा। ये वही नारे थे जो मर्यादा और त्याग का प्रतीक हैं, लेकिन इन लोगों के मुंह से ये केवल शक्ति प्रदर्शन का जरिया लग रहे थे। दोस्तों के बैठते ही विक्रम ने हुक्म चलाया, रोहित जा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, और मां सबके लिए चाय और पकौड़े बनाओ जल्दी, मेरे भाई लोग आए हैं। सावित्री देवी जो सुबह से थकी हुई थी और दोपहर की बेइज्जती से टूटी हुई थी, फिर से रसोई में जुट गईं। रामदीन एक कोने में कुर्सी पर सिमट कर बैठ गए ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े। तभी एक दोस्त जिसका नाम समीर था की नजर रामदीन पर पड़ी। अरे विक्रम भाई, ये ताऊजी कौन है? नौकर है क्या पुराना? समीर ने हंसते हुए पूछा। विक्रम एक पल के लिए झेंपा और फिर निर्लजता से बोला, अरे नहीं यार, पिताजी हैं, बस गांव के माहौल में रहकर ऐसे ही हो गए हैं, थोड़ा सठिया गए हैं बुढ़ापे में, इग्नोर कर। रामदीन ने यह सुना, नौकर सठिया गए? अपने ही घर में अपने ही बेटे के दोस्तों के सामने उनका यह परिचय? तभी विक्रम का एक और दोस्त अभय, जो इस समूह में नया था और पहली बार आया था, उसने ये सब गौर से देखा। अभय बाकी दोस्तों से थोड़ा अलग था। वो शांत था और वास्तव में धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने देखा कि कैसे एक बूढ़ी मां कांपते हाथों से ट्रे में चाय ला रही है और बेटा मदद करने के बजाय दोस्तों के साथ ठहाके लगा रहा है। उसने देखा कि पिता की आंखों में कितना विषाद है। चाय पीते हुए विक्रम डींगे हाँक रहा था, भाई अपन तो हर महीने वृंदावन और उज्जैन जाते हैं, बाबा की ऐसी कृपा है कि जो मांगो मिलता है। अभी पिछली बार गया था तो मन्नत मांगी थी कि प्रमोशन हो जाए, देखो हो गया, बस अब एक नई जमीन देख रहा हूं, आश्रम बनाऊंगा वहां। अभय ने चाय का कप मेज पर रखा और पहली बार बोला। उसकी आवाज शांत लेकिन गंभीर थी, विक्रम तू बाबा का बहुत बड़ा भक्त है ना? विक्रम ने गर्व से छाती चौड़ी की, अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है, रग रग में भक्ति है, खून टेस्ट करवा ले, हीमोग्लोबिन की जगह भक्ति निकलेगी। सब दोस्त हंस पड़े। अबे नहीं हंसा, उसने रामदीन की तरफ इशारा किया, तो फिर ये बता शास्त्रों में सबसे बड़ा तीर्थ किसे कहा गया है? विक्रम थोड़ा सकपकाया, अरे वही 4 धाम, और क्या? अबे ने न में सिर हिलाया, गलत, शास्त्रों में कहा गया है पितृ देवो भव मातृ देवो भव, माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। तू उज्जैन और वृंदावन में पत्थर की मूर्तियों पर दूध चढ़ा कर आता है और यहां तेरे घर में जो साक्षात देवता बैठे हैं उनसे तू गाड़ी साफ करवाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया, हंसी के ठहाके रुक गए। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू मेरे घर में आकर मुझे ज्ञान दे रहा है बे? तुझे पता क्या है इनके बारे में? ये पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, इनकी सोच मैच नहीं होती हमारी वाइफ से। अबे खड़ा हो गया, वाइफ? तुझे शर्म नहीं आती? जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया तू उसे गूंगा रहने को कहता है। जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया तू उसे अपनी गाड़ी की धूल साफ करने वाला नौकर समझता है, और तू कहता है बाबा तुझसे खुश हैं। विक्रम चिल्लाया, बस बहुत हो गया, तू मेरा मेहमान है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी बोलेगा, निकल जा मेरे घर से। अभय ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, जा रहा हूं, ऐसे घर में तो पानी पीना भी पाप है जहां बुजुर्गों के आंसू गिरते हो। लेकिन विक्रम याद रखना, रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ज्ञान था उसे, बहुत शक्ति थी, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ही उसे ले डूबा। तेरी ये गाड़ी, ये पैसा, ये सब धरा रह जाएगा जिस दिन इनकी हाय तुझे लग गई। तू मंदिर में जाकर घंटा बजा या भंडारा करवा, भगवान तेरी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तूने अपने घर के भगवान को रुलाया है। अभय ने रामदीन और सावित्री के पैर छुए। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ करना, मैं गलत संगत में आ गया था। वो चला गया। उसके जाने के बाद बाकी दोस्त भी धीरे धीरे खिसक गए। माहौल खराब हो चुका था। दोस्तों के जाने के बाद विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती उसके माता पिता की वजह से हुई है। वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ अंदर आया। खुश हो गए तुम लोग? यही चाहते थे ना कि मेरे दोस्त मेरी थूथू करके जाएं? करवा दी मेरी बेइज्जती। रामदीन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेटा, हमने तो कुछ बोला भी नहीं। यही तो मुसीबत है, तुम्हारी मनुष्य शक्लें देखकर ही लोग भाग जाते हैं। विक्रम ने मेज पर रखा फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए। मुझे इस घर में घुटन होती है, मुझे तुम लोगों से बदबू आती है। फैसला हो गया है अब। कैसा फैसला बेटा? सावित्री घबराकर बोली। यही कि मैं और मेरे स्टैंडर्ड के लोग यहां आएंगे तो तुम लोग घर में नहीं दिखोगे। मैंने शहर में एक वृद्धाश्रम का पता लगाया है, सस्ता है और तुम जैसों के लिए ठीक है। अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे बैग तैयार रहने चाहिए। ये घर, ये जमीन सब मेरे नाम तो है ही।
अब तुम लोग यहां बोझ बनकर नहीं रहोगे। रोहित बीच में आया। भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इनका घर है। तू चुप रह, वरना तुझे भी हॉस्टल भेज दूंगा और 1 रुपया नहीं दूंगा। विक्रम ने उसे धक्का दिया। उस रात विक्रम अपनी गाड़ी लेकर शहर वापस चला गया। पीछे छोड़ गया एक टूटा हुआ परिवार और एक ऐसा सन्नाटा जो मौत से भी बदतर था। अगले 4 दिन घर में मातम छाया रहा। रामदीन और सावित्री ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। वे लड़ नहीं सकते थे, वे हार चुके थे, दुनिया से नहीं अपनी ही औलाद से। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। शुक्रवार की रात थी। विक्रम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। वो नशे में था और गाड़ी 140 की रफ्तार पर थी। गाड़ी में तेज आवाज में भजन चल रहे थे। एक अजीब विरोधाभास। अचानक हाईवे पर एक मोड़ आया। नशा और अहंकार दोनों आंखों पर हावी थे। विक्रम को सामने खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। वो सफेद एसयूवी जिस पर उसे इतना घमंड था, लोहे के कबाड़ में तब्दील हो गई। गाड़ी 3 बार पलटी। विक्रम जब होश में आया तो वो अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके दोनों पैर प्लास्टर में जकड़े हुए थे। डॉक्टरों ने कहा कि रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई है। शायद वो अब कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। जिन दोस्तों के साथ वो पार्टी कर रहा था, उनमें से कोई भी अस्पताल में नहीं था। सब पुलिस केस के डर से भाग चुके थे। पुलिस ने उसके फोन से आखिरी डायल किए गए नंबर पर कॉल किया। वो नंबर बाबूजी का था। आधी रात को रामदीन और सावित्री रोहित के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी, जो उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए बचा रखी थी, सब निकाल ली। डॉक्टर ने रामदीन से कहा, इलाज महंगा है और सेवा बहुत करनी पड़ेगी। ये बिस्तर से हिल भी नहीं पाएगा महीनों तक। मलमूत्र सब बिस्तर पर ही होगा, कोई नर्स रखनी पड़ेगी। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, नर्स की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, हम हैं ना, हम करेंगे सेवा। विक्रम की आंखों से पट्टियां हट चुकी थी। वो देख रहा था वही पिता जिसे उसने नौकर कहा था, आज उसके मूत्र की थैली बदल रहा था। वही मां जिसे उसने झाड़ू लगाने वाली कहा था, आज रात रात भर जागकर उसके सिर पर पट्टी रख रही थी और भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी। उसके वो अमीर दोस्त, वो रीयूनियन वाले साथी एक भी झांकने नहीं आया। एक दिन जब रामदीन उसे चम्मच से दलिया खिला रहे थे, विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। अहंकार का बांध टूट गया। वो सिसका, बाबूजी मुझे अनाथ आश्रम नहीं भेजोगे? रामदीन ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराए। पागल है क्या? औलाद चाहे कैसी भी हो, माँ बाप उसे कभी नहीं छोड़ते। ये घर तेरा है बेटा, हम तो बस तेरे रक्षक हैं। उस दिन विक्रम को समझ आया कि अब इन्हें क्या कहा था। असली मंदिर ईंट पत्थर के नहीं होते। असली भगवान कैलाश या वैकुंठ में नहीं, बल्कि घर के उस आंगन में होते हैं जहां मां बाप की छाया होती है। उसकी दिखावे की भक्ति ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन मां बाप की निस्वार्थ सेवा ने उसे फिर से जोड़ दिया। गाड़ी कबाड़ में जा चुकी थी, स्टिकर जल चुके थे, लेकिन अब विक्रम के मन में जो मंदिर बना था उसमें सिर्फ 2 मूर्तियां थी, रामदीन और सावित्री। दोस्तों, ईश्वर न तो सोने के छत्र से खुश होते हैं और न ही जोर जोर के जयकारे लगाने से। ईश्वर वहां निवास करते हैं जहां माता पिता का सम्मान होता है। दिखावे की भक्ति अंततः विनाश का कारण बनती है, जबकि माता पिता का आशीर्वाद ही एकमात्र सुरक्षा कवच है, जो मृत्यु के मुख से भी संतान को वापस ला सकता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।